हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ द सॉलिड स्टेट। ओके, तो आज हम सॉलिड स्टेट के जो लेक्चर 2 है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कितने तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड हम देखते हैं नेचर में, वो हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने स्टेट्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड स्टेट्स एंड एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो डिफरेंस है वो हमने देख लिया है पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हम एक टेबल फॉर्मेट में पढ़ेंगे ताकि हमको याद करने में थोड़ा इजी हो जाए। तो देखो, पहले हम लिखेंगे कि टाइप्स, फिर आएगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कि किस पार्टिकल से बना हुआ है वो सॉलिड, फिर आएगा एग्जाम्पल्स, और पहले आएगा फोर्सेस कि कौन से फोर्सेस से बाइंडेड है सॉलिड जो है फॉर्म हो रहा है, तो कौन से फोर्सेस से बाइंडेड है वो फोर्स आएगा। फिर आएगा एग्जाम्पल्स कुछ, फिर आएगा फिजिकल नेचर, कैसे होता है सॉलिड। ठीक है, सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है, कैसा होता है। फिर आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कैसा होता है, उसका इंसुलेटर होता है, कंडक्टिव होता है, कैसा होता है। फिर आता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, शुरू करते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो पहला टाइप है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर कुछ टाइप हों, कुछ सब टॉपिक्स है। कैसे है सब टाइप्स, जैसे नॉन पोलर, फिर पोलर, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के 3 सब टाइप्स है, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो जो नॉन पोलर, अब देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, टाइप के नाम से पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स है, जिस पार्टिकल से वो बना हुआ है वो मॉलिक्यूल ही होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है। फिर जो आता है नॉन पोलर सॉलिड्स, वो भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, तो वो भी मॉलिक्यूल से ही बना होगा। पोलर भी मॉलिक्यूल से ही बना होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मॉलिक्यूल से ही बना होगा। समझ में आया। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इधर वो है फोर्सेस का। ठीक है, कैसे फोर्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हम ले लें, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तब उनके अंदर हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं क्लास 11 में कि जो होता है ना आईटीपी, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस, ये सब फोर्सेस से बाइंडेड होंगे। ये जो सॉलिड्स होंगे, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे, वो ये आईटीपी फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस, एकदम वीक फोर्सेस से बाइंडेड होंगे। ठीक है, फिर आता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, वो कौन से फोर्सेस से बाइंडेड होंगे। अब पोलर बन गया है तो वहां पे एक डाइपोल मोमेंट होगा, तो डाइपोल मोमेंट है तो डाइपोल फोर्सेस से जुड़ा होगा, डाइपोल फोर्सेस से बाइंडेड होगा, ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब देखो, आ जाते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बन रहे हैं वो कौन से फोर्सेस से बाइंडेड होंगे, डाइपोल फोर्सेस, क्योंकि हमने पढ़ रखा है फोन कॉल, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन, फोन कॉल, ये बहुत पुराना चीज है। कभी केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होगे, कभी ना कभी तो पढ़ लिए होगे, वहां पे ये था फोन कॉल। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम एग्जाम्पल्स पे। अब एग्जाम्पल्स में देखने का यही है कि डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ठीक है, देखो ये नॉन पोलर सॉलिड्स है तो डाइपोल मोमेंट 0 होना एकदम ठीक ही है, डाइपोल मोमेंट तो 0 ही होगा, क्या ही होगा। और कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। अब देखो, इधर हम आर्गन, AR लिखे है, आर्गन जो कि है इनर्ट गैसेस में। अब आप बोलो कि आर्गन सर AR जो है ये तो भैया आप एटम के बात कर रहे थे और आप इधर लिख दिए कि मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। अरे बेटा, अब आपको याद होना चाहिए ना कि जो नॉन पोलर जो इनर्ट गैसेस होते हैं उनका मॉलिक्यूल का एक ही एटम होता है, वो आर्गन है, मोनो एटॉमिक होता है वो सब मॉलिक्यूल, तो ये आर्गन एग्जाम्पल है। फिर आता है CCl4, फिर आता है H2 हाइड्रोजन, फिर आता है I2,
फिर आता है CO2। ड्राई आइस का भी देखिए हो, ड्राई आइस, हाँ वो जो सिनेमा में सब धुआं धुआं हो जाता है ना, पूरा पूरा एकदम क्लाउड नीचे आ जाता है, हीरो हीरोइन डांस कर रहा होता है और पूरा नीचे क्लाउड हो जाता है, वो ड्राई आइस से बना हुआ होता है। तो ड्राई आइस है कुछ नहीं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म। तो जब भी थोड़ा पानी में दे दोगे वो पूरा धुआं धुआं कर देगा, ठीक है। हो सके तो एक वीडियो भी मैं लगा दूंगा, देख लेना। फिर आता है पोलर का, ठीक है। पोलर का क्या आता है, एग्जाम्पल अब पोलर है तो डाइपोल मोमेंट 0 तो नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। और अब एग्जाम्पल में आ जाते हैं कि HCl एंड SO2, HCl एंड SO2 में हो जाएगा। फिर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सबसे सुंदर जो एग्जाम्पल है वो हम सभी को पता है कि आइस, H2O इन सॉलिड फॉर्म आइस। अब फिजिकल नेचर पे आ जाते हैं। अब देखो फिजिकल नेचर पे ये सब एक देखो, अगर फोर्सेस ही इतना वीक है, इंड्यूस डाइपोल, लंडन फोर्सेस, ये बहुत वीक फोर्सेस हैं। अब फोर्सेस ही इतना वीक है तो सॉलिड थोड़ा ना हार्ड बनेगा, सॉलिड हार्ड बन ही नहीं सकता, तो सॉफ्ट नेचर के होते हैं। इधर भी है DPTB फोर्सेस, वीक फोर्सेस है भाई, तो सॉफ्ट ही होगा। और ये थोड़ा हार्ड होगा क्योंकि ये फोन कॉल जो है ना, ये थोड़ा अच्छा बॉन्डिंग करता है, ठीक है, तो ये हार्ड हो सकता है। H2O ये हार्ड होगा, ये दोनों सॉफ्ट होंगे, ये हार्ड होगा, ठीक है। फिर आ जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पे। ये सभी इंसुलेटर है, सभी। कोई भी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, कोई भी, ठीक है। इधर सॉलिड स्टेट में इंटर कंडक्टेंस नहीं होता। फिर आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट पे। अब इधर थोड़ा याद रखने की बात है कि देखो जो नॉन पोलर है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, वेरी लो। फिर थोड़ा बढ़ेगा पोलर पे आते हुए, और पोलर से जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे जाएंगे और थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बट सभी कम ही है। देखो ना, आइस तो 0 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है यार, ठीक है, तो थोड़ा ना ज्यादा हुआ मेल्टिंग पॉइंट, कमी तो हुआ ना। पर ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से थोड़ा ज्यादा है, और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है उनसे और भी ज्यादा है, थोड़ा कम है, ठीक है। सबसे कम किसका, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का, फिर किसका, पोलर का, फिर किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। समझ में आया? पॉज करके नोट कर लो, फिर अगले में चलते हैं। ओके, तो अगला जो सॉलिड है वो है हमारा आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स है, नाम से पता चल रहा है किस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना होगा, आयन से बना होगा। आयंस कितने तरह के होते हैं, कैटायन एंड एनायन होते हैं। कैटायन पॉजिटिव होता है, एनायन नेगेटिव होता है, सबको पता है, छोड़। अब कैटायन एनायन बनते भी कैसे है वो भी हमने लिख दिया है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक जगह से एक एटम से दूसरे एटम पे चला जाता है, एक पॉजिटिव हो जाता है, एक नेगेटिव हो जाता है, कैटायन और एनायन फॉर्म हो जाता है, सबको पता है। चलो पहले फोर्सेस। अब देखो चार्जेस आ गया ना, चार्जेस आ गया तो वहां पे कौन सा फोर्स आता है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीचों में जो फोर्स काम करता है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हम फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 9-10 में, साइंस में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, NaCl, Na प्लस Cl माइनस होगा, MgO, Mg प्लस 2 O माइनस 2 होगा, ZnS, Zn प्लस 2 S माइनस 2 होगा, CaF2 Ca प्लस 2 होगा, F 1 इज -1, फिर Ca प्लस 2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2F लिया है, CaF2, ठीक है। हार्ड एंड ब्रिटल कैसे होता है फिजिकल नेचर, हार्ड होता है और ब्रिटल होता है, ठीक है। फिर चले आते हैं हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पे। इधर थोड़ा समझने का है, ठीक है, और उनको थोड़ा समझने का है। हाँ, कैसे समझने का है, इंसुलेटर इज सॉलिड,
ये जो आयनिक सॉलिड है, ये जब सॉलिड स्टेट में रहता है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? इंसुलेटर की तरह, वो इंसुलेटर है। बट कंडक्टर इन मोल्टेन एंड एक्वस सॉल्यूशन पर क्या होता है? कंडक्टर जैसा काम करता है। कहाँ पे? मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन पे। अगर आप मोल्टेन स्टेट में उसको ले लो और अगर एक्वा सॉल्यूशन पे आप ले लो तो वो क्या होता है? आयंस में बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप पकड़ लो NaCl ले लिए, एग्जांपल है ना NaCl। अब NaCl ले लिए, एक्वा सॉल्यूशन में अब पानी में नमक घोल लीजिए, तब क्या होगा? Na+Ca- अलग अलग हो जाएगा, आयंस अलग अलग होगा, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो जाएगा। क्यों ये कंडक्टेंस होगा? ये होगा ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस होगा। ठीक है, अब इधर एक चीज याद रखने की थोड़ी जरूरत है कि टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए, T अगर इंक्रीज किया जाए तो कंडक्टेंस अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, किंतु क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर मतलब ज़्यादा आयन टूटेंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स है NaCl का, MgO का, सब टूट जाएंगे, ज़्यादा एनर्जी देंगे, बॉन्ड टूटेगा, उतना ज़्यादा आयंस क्रिएट होगा और फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस जितना बढ़ेगा कंडक्टेंस उतना बढ़ जाएगा। यही है टेम्परेचर बढ़ने के लिए कंडक्टेंस बढ़ने का लॉजिक। अब मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं, ये हाई होता है क्योंकि ड्यू टू बिग लैटिस। ठीक है, बहुत बड़े बड़े लैटिस होते हैं। इसको आगे पढ़ेंगे अब कि ऐसे लैटिस फॉर्मेशन होता है, कितने तरह के लैटिस होते हैं, सब पढ़ लेंगे। अब जस्ट ये याद रखिए कि हाई मेल्टिंग पॉइंट का रीज़न यही है, ड्यू टू बिग लैटिस। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए, अगले पे चलते हैं। ओके बच्चों, तो अगला जो टाइप्स ऑफ सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो क्या है? मेटेलिक सॉलिड्स। अब मेटेलिक सॉलिड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किससे बनेगा? मेटल सब पॉजिटिव आयंस में रहते हैं, Cu+, ठीक है, Fe+, सब मेटल पॉजिटिव में रहते हैं। तो पॉजिटिव आयंस जिसको हम कर्नल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कर्नल, KERNELS, कर्नल्स, इस चीज से बना है। इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। गौर से देखिए, गौर से देखिए, समझे? गौर से देखिए कैसे होते हैं ये कर्नल। देखिए अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि जो पॉजिटिव आयन होते हैं, ठीक है, पकड़ लो कोई भी मेटल ले लो, सोडियम का मेटल लिया इधर Na+, ठीक है, अब Na+ इधर होगा, इधर होगा, ठीक है, अब Na+ इलेक्ट्रॉन, Na+इलेक्ट्रॉन ऐसे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो जो एक मॉडल था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर पे कि प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, वैसा ही कुछ समझ लो, वही है कि पूरा का पूरा नेगेटिव चार्जेस है, बीच बीच में कहीं कहीं पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव आयन है, और इस पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं कर्नल। अब कर्नल क्या चीज़ है भाई? अब देखो, जब सोडियम था नॉर्मल, Na था, Na में कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक न्यूक्लियस था और 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब Na+ जब हो गया तो न्यूक्लियस है और 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब इसका मतलब, कर्नल का मतलब वही है कि न्यूक्लियस प्लस इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स, आउटर शेल से जो इलेक्ट्रॉन निकलना था वो निकल गया, इनर कोर में जितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं और साथ में जो न्यूक्लियस है, उन दोनों को मिला के जो पॉजिटिव आयन बनता है उनका ही नाम है कर्नल, उनका ही नाम है कर्नल। ठीक है, ये इंडियन आर्मी का कर्नल नहीं है। ठीक है, तो सोडियम प्लस जो है उसमें क्या क्या है? न्यूक्लियस है प्लस 10 इलेक्ट्रॉन है, यही है इसका कर्नल। और ये वो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है, और इधर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन डीलोकलाइजिंग, तभी इसका कंडक्टेंस आता है। अब पढ़ेंगे, कंडक्टेंस में पढ़ लेंगे ऐसे होता है। इलेक्ट्रॉन्स कीप्स ऑन डीलोकलाइजिंग, एक जगह पे पूरा एकदम कांस्टेंट नहीं रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, तो कीप्स ऑन डीलोकलाइज करता है, लोकलाइज नहीं है। अब अगले पे आते हैं फोर्सेस। अब मेटल है तो मेटेलिक बॉन्ड से ही जुड़ा होगा ना, मेटल है तो मेटेलिक बॉन्ड से ही जुड़ा होगा, अच्छी बात है। अब एग्जाम्पल सबको पता है यार, ये क्या बोलूँ मैं, आयरन, कॉपर, Ag मतलब सिल्वर, Mg मतलब मैग्नीशियम, सबको पता है। छोड़, फिजिकल नेचर हार्ड होता है बट मैलेबल एंड डक्टाइल होता है, ये छोटे से
जब छोटे थे ना, एकदम छोटे, एकदम बच्चे थे, इतना सा बच्चा, तब से ये पढ़ रहे हैं हम, तब से कि हार्ड होता है, मेटल सब हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तो मेटल नॉन मेटल का डिफरेंस में पूरा रट्टा मार के गए थे क्लास 9-10 में। हाँ, वैसा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, अब सबको पता है मेटल है, कंडक्टर होगा। कंडक्टर इन सॉलिड एंड मोल्टेन स्टेट बोथ, दोनों में ही कंडक्टर है। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, पढ़ लिया, डीलोकलाइज होता रहता है इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में, सो इधर हो जाता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और इधर थोड़ा अलग होता है आयनिक से, टेम्परेचर बढ़ने पे कंडक्टेंस घट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ के रखे हम, ठीक है। और इधर मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अरे सबको पता है यार, मेटल है, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी ना लो होगा, हाई होगा, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो। और एक बचा हुआ है कोवैलेंट, वो हम पढ़ लेंगे, तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड खत्म हो जाएगा। ये पॉज करके नोट कर लो और नोट बनाते जाओ, ऐसे वीडियो देख के मत चले जाओ। पेन लो, पेपर लो, प्रॉपरली बैठ के नोट बनाओ, फिर जाके केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आएंगे। ये नोट कर लो। अब देखो, हम कार्बन के तो जो एलोट्रोप्स है, जो डायमंड और ग्राफाइट है, उनके बारे में हम थोड़ा 2-1 पॉइंट देख लेंगे। ये एडवांस के लिए है, ये जेईई मेंस में भी थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। ये जान लो फॉर नॉलेज, ठीक है। क्या होता है कि डायमंड जो है, हम बोलते हैं वो गुड थर्मल कंडक्टर है। अब थर्मल कंडक्टर क्या है, थर्मल कंडक्टर क्या है सबको पता होना चाहिए। थर्मल कंडक्टर जो है कि पकड़ लो, ये जो पेन है, ये जो मार्कर है, हम इस मार्कर को पकड़ के एक साइड से अगर गर्म करते रहे, हीट देते रहे, तो कितना अच्छे तरीके से पूरा का पूरा हीट, पूरा का पूरा मार्कर पे डिसिपेट हो जाए, डिवाइड हो जाए एकदम इक्वली और इवनली। वही है थर्मल कंडक्टेंस, ठीक है। अब जो डायमंड है वो गुड थर्मल कंडक्टर तो है, पर गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, कंडक्ट नहीं करता, पहले ही हमने पढ़ लिया। अब एक चीज याद रखना कि जो रीजन है गुड थर्मल कंडक्टर का, जो रीजन है, वो रीजन क्या है, ड्यू टू जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होता है। कैसे होता है ये जान लेना, किताब में भी है कि कार्बन, ये जो डायमंड है ना, डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड होते हैं, हर एक कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड होते हैं, हर एक कार्बन 4 कार्बन से ऐसे ऐसे बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे चलता रहता है, सब कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। इतना लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है पूरा, तभी तो इतना स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो है, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू जाइंट स्ट्रक्चर। तो डायमंड पकड़ के, अगर हम एक डायमंड का पकड़ के एक साइड से हीट करते रहे, तो बॉन्ड के थ्रू पूरा जो एनर्जी है वो पूरा डिसिपेट हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये गुड थर्मल कंडक्टर है। अब उनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन तो नहीं रहता है, तो गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर बन जाता है। कंडक्टर तो नहीं बनता, कंडक्टर नहीं है तो इंसुलेटर है। तो इसका रीजन क्यों है, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं रहता, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ग्राफाइट पे। ये भी गुड थर्मल कंडक्टर है, क्योंकि इसका भी बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, इनके भी बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, लेयर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल लेयर्ड होता है पूरा पूरा एकदम। और इसका रीजन जो है ये भी सेम है, ये ड्यू टू जाइंट स्ट्रक्चर के लिए गुड थर्मल कंडक्टर है। और ये गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है। इसका रीजन क्या है, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये थोड़ा नोट कर लेना, शायद एग्जाम में आ जाए, ठीक है। ओके बच्चों, तो चलो हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जितना ज़्यादा केमिस्ट्री का 2 ही चीज़ है जो तुमको केमिस्ट्री में एकदम मास्टर बना सकता है, एक अच्छा ऑर्गेनाइज नोट और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये जो बात है ये एकदम सही है।
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा केमिस्ट्री में। और ऐसे सिर्फ देखने से नहीं आएगा, फ़ोन उठा के देख लिए, लैपटॉप उठा के देख लिए, ऐसे नहीं आएगा। हाथ काम पे लगाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। लिखो, ठीक है। चलो ये हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्लासीफाई ईच सॉलिड्स, क्लासीफाई ईच सॉलिड्स, ठीक है। तो पहला जो है ये है P4O10, ये क्या होगा? मॉलिक्यूलर होगा। अब पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ये क्या होगा? मॉलिक्यूलर, ये होगा एक मॉलिक्यूल है P4O10, तो मॉलिक्यूलर होगा। अगला बोलो, एक साथ बोलिए, क्या होगा? ग्राफाइट, सबको बताए, नेटवर्क, कोवेलेंट और नेटवर्क, नेटवर्क टाइप ऑफ सॉलिड। अगला SiC, बोलो ये क्या होगा? ये भी नेटवर्क है, अभी पढ़ के आए हम, ये भी नेटवर्क। Rb, ये क्या है? मेटालिक है, मेटालिक, मेटालिक। I2, ये क्या है? मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर। P4, ये क्या है? ये भी तो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर। प्लास्टिक, ये क्या होगा? ये भी नेटवर्क का होगा, क्योंकि प्लास्टिक पॉलीमर होता है ना, तो पॉलीमर बड़े बड़े नेटवर्क करते हैं। और प्लास्टिक आप नेटवर्क छोड़कर और एक भी बता सकते हो और अच्छा होगा। ओ, प्लास्टिक तो हम क्रिस्टल में कंसीडर नहीं कर सकते, प्लास्टिक तो एमोर्फस होगा, एमोर्फस, एमोर्फस टाइप होगा, क्रिस्टल नहीं होगा, एमोर्फस होगा क्योंकि वो पॉलीमर है, ठीक है। सिलिकॉन, सिलिकॉन तो नेटवर्क होगा, सबको पता है, सिलिकॉन नेटवर्क होगा। LiBr, ये क्या होगा? आयनिक होगा, ये होगा आयोनिक। ब्रास, ये क्या है? अच्छा, ब्रास क्या है? ब्रास है कॉपर और जिंक का एक एलॉय, है ना। ब्रास क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक का एक एलॉय होता है, एलॉय, कॉपर और जिंक का एक एलॉय होता है, ठीक है। तो ये मेटालिक होगा, मेटालिक होगा, मेटालिक। और NH4 NH4 ये क्या होगा? ये आयनिक होगा, ठीक है, दो आयन में बट जाएंगे, ये आयोनिक होगा, ये आयनिक होगा, ठीक है। अब अगले पे आ जाते हैं कि मैच द फॉलोइंग। K2SO4 क्या होगा? K2SO4 आयनिक होगा, K2SO4 आयनिक होगा। सिलिकॉन देख के क्या लगता है? कोवेलेंट होगा, नेटवर्क सिलिकॉन का। ये जो बेंजीन और छोड़ो, टीन, एसएन मतलब टीन, टीन क्या होगा? मेटलिक होगा, और बेंजीन फिर मॉलिक्यूलर में आ जाएगा। इजी था, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो और क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो लास्ट दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या है कि आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन कौन है ये हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखो क्या क्या होगा। NH3 मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होगा, ये एक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है। यूरिया, यूरिया पता है यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2C11O NH2 ऐसा होता है। ये भी एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये भी एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ZNS, ZNS ये क्या होगा? ये आयनिक होगा। ZNS क्या होगा? आयनिक होना चाहिए, अगर आयनिक नहीं हो तो मेटलिक भी हो सकता है, ठीक है। हमको क्या लेना था ना, हमको मॉलिक्यूलर सॉलिड्स निकालने बोला है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स निकाल लेंगे। अब देखो AR मॉलिक्यूलर होगा, ठीक है।
वाटर मॉलिक्यूलर होगा। एयर कौन सा है? नॉन पोलर वाला। वाटर कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड वाला। ठीक है, SiO2 ये तो एमोर्फस होगा। ठीक है, सिलिका है, एमोर्फस होगा। NaCl ये तो आयनिक होगा भाई, NaCl तो आयनिक होगा। SiC ये तो नेटवर्क वाला सॉलिड हो गया, नेटवर्क कोवैलेंट। ग्राफाइट ये भी तो नेटवर्क सॉलिड हो गया। ठीक है, फिर आता है ड्राई आइस, ये जो है ड्राई आइस CO2 ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ड्राई सॉलिड स्टेट ऑफ CO2 इज नोन एज ड्राई आइस। फिर ब्रोंज ये तो मेटलिक होगा, ये मेटलिक होगा। अब इधर आ जाते हैं कि क्लासिफाई ईच सॉलिड क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। कौन कौन सा सॉलिड क्रिस्टलाइन है, कौन कौन सा सॉलिड एमोर्फस। अब बेंजोइक एसिड इसका क्रिस्टलाइन फॉर्मेट पाया जाता है, क्रिस्टलाइन होगा ये। KNO3 ये भी क्रिस्टलाइन है। ठीक है, कॉपर तो क्रिस्टलाइन ही होगा क्योंकि मेटलिक है, क्रिस्टलाइन होगा। अब ये देखो पॉलीयूरेथ्रिन, अब जहाँ पे भी आप पॉली नोटिस करोगे ना, ये दिमाग में रख लेना, ये कोई पॉलीमर होगा। पॉलीमर हमेशा एमोर्फस होता है। टेफ्लॉन ये भी एक तरीके का प्लास्टिक ही है। ठीक है, फिर सेलोफेन ये भी एक तरीके का प्लास्टिक है पूरा। ठीक है, PVC जो टंकी फेंकी बनता है या घर पे पानी का जो पाइपलाइन बनता है PVC, वो पॉलीविनाइल क्लोराइड ये भी एक तरीके का प्लास्टिक ही तो है। फाइबर ग्लास ये जो कांच है, ठीक है, अब तो ये ग्लास का नहीं होता, ये फाइबर का होता है, ये भी एक तरीके का पॉलीमर ही है। तो ये सब क्या हो गया? पॉलीमर हो गए। और पॉलीमर्स हमेशा एमोर्फस होते हैं। क्या होता है? एमोर्फस होते हैं। बस ये नोट कर लेना, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब नोट कर लो, पॉज करके मैं हट जाता हूँ, नोट कर लो, पॉज कर लो। तो थैंक यू बच्चों, इतना दूर तक मेरे साथ पढ़ने के लिए। आज यह पे ही हमारा लेक्चर 2 ऑफ सॉलिड स्टेट ख़त्म होता है। ठीक है, हम पूरा का पूरा बेसिक जो सॉलिड स्टेट का है वो हम पढ़ चुके हैं। अगले जो तीसरे लेक्चर आएगा, लेक्चर 3 से हम यूनिट सेल लैटिस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अब आज का लेक्चर यही तक था। कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग। तब तक के लिए जय हिंद।